लास्ट क्लास पे हमने स्टोरेज क्लासेस का टॉपिक स्टार्ट कर दिया था, तो एक बार हम फटाफट से सारे पॉइंट्स देख लेते हैं कि इनका मतलब क्या है। कुछ चीजें आप लोगों को पहले से पता है बिकॉज हमने पॉइंटर के साथ में डिस्कस की थी, और कुछ चीजें अब नई आने वाली हैं। लास्ट क्लास में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि स्टोरेज क्लासेस का जो हमारे पास में टॉपिक होता है, थ्योरेटिकल एग्जाम में इससे रिलेटेड कई तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं, 1 मार्क्स में भी, 2 मार्क्स में भी, और 5 या 10 मार्क्स के अंदर भी कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है। तो अब एक्चुअली में इन सब का मतलब क्या है? देखिए, जब भी हम यहाँ पे किसी भी तरीके के वेरिएबल डिक्लेरेशन का स्टेटमेंट लिखते हैं, तो उस वेरिएबल डिक्लेरेशन से हम बहुत सारी चीजों के बारे में पता लगा सकते हैं, जिसमें से कुछ चीजें तो बहुत कॉमन है। यहाँ पे हमारे पास में जो वेरिएबल हमने क्रिएट किया है, वो कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा, यानी कि कितना साइज होगा उसका, ये हम पता लगा सकते हैं उसके डेटा टाइप से। साथ साथ में वेरिएबल को आइडेंटिफाई हम कैसे करेंगे? जो नेम हमने सेट किया है उससे। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन के स्टेटमेंट को यूज करके हम वेरिएबल का नाम, उसका साइज, और वो वेरिएबल अपने अंदर किस तरीके की वैल्यू को स्टोर कर सकता है, मतलब वो उसका जो वैल्यू होगा वो किस स्पेसिफिक रेंज के अंदर होगा, कैरेक्टर होगा, फ्लोटिंग पॉइंट होगा, ये सारी चीजें डिपेंड करेंगी उसके डेटा टाइप के ऊपर। अब ये स्टार्टिंग की 3 चीजें तो हम हमेशा से बढ़ते हुए आए हैं, इनमें किसी भी कुछ भी नया नहीं है। तो आई होप ये तीनों चीजें तो सबको क्लियर होंगी। नेक्स्ट जो हमारे पास में पॉइंट आ रहा है, दैट इज डिफॉल्ट वैल्यू। अब इस डिफॉल्ट वैल्यू का मतलब क्या होता है? मतलब ये है कि मैंने यहाँ पे किसी भी तरीके का वेरिएबल के अंदर असाइनमेंट नहीं किया है, सिर्फ वेरिएबल को डिक्लेयर करने का काम किया है। इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट या इनपुट लेना वाला पार्ट जो है वो मैंने इम्प्लीमेंट नहीं किया है। तो जब भी हम किसी वेरिएबल को क्रिएट करते हैं, तो वेरिएबल का जो ब्लॉक होता है, जो मेमोरी लोकेशन होता है, वो कभी भी खाली नहीं होता है, उसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू आ जाती है, जिसे हम गार्बेज वैल्यू कहते हैं। अब हर बार हमेशा गार्बेज वैल्यू ही आएगी ऐसा कोई रूल नहीं है, कि वो गार्बेज वैल्यू के अलावा भी कोई और वैल्यू स्टोर कर सकता है। तो जब वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे तो वो किस टाइप की डिफॉल्ट वैल्यू को स्टोर करेगा, ये भी हम इस वेरिएबल डिक्लेरेशन के स्टेटमेंट से पता लगा सकते हैं। फिर हम आगे टॉपिक के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो डिफॉल्ट वैल्यू मतलब ये है कि जब हमने वेरिएबल को सिर्फ डिक्लेयर किया है और इनिशियलाइज या असाइनमेंट नहीं किया है, तब उसके अंदर क्या वैल्यू आएगी। नेक्स्ट जो पॉइंट है, दैट इज स्टोरेज। देखिए, यहाँ पे हमारे पास में अगर हम रैम की बात करते हैं, तो रैम के अलावा हमारे सीपीयू के अंदर अलग अलग टाइप की यूनिट्स है, लाइक अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट है, कंट्रोल यूनिट होता है, मेमोरी यूनिट होता है। तो हर बारी जो वेरिएबल्स हैं वो रैम में जाके ही स्टोर होंगे, ऐसा कोई रूल नहीं है। वो किसी एक दूसरी लोकेशन पर जाके भी स्टोर हो सकते हैं। तो स्टोरेज का मतलब ये है कि जो वेरिएबल हमने क्रिएट किया है वो कहाँ पे जाके स्टोर होगा, कहाँ पे जाके वो मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है और सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, दैट इज स्कोप। अब स्कोप का मतलब क्या होता है? स्कोप का यहाँ पे जो मतलब है, आप दो टर्मिनोलॉजी से समझ सकते हैं। एक कहलाता है लाइफ टाइम ऑफ अ वेरिएबल, और एक कहलाता है विजिबिलिटी ऑफ अ वेरिएबल। लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल का मतलब क्या है? जब हमने किसी वेरिएबल को क्रिएट किया है, हमने उस पर सारी वर्किंग इंप्लीमेंट करी और फिर हमारा प्रोग्राम ओवर हो गया, तो वेरिएबल जितनी देर के लिए मेमोरी में एक्टिव स्टेट में रहता है, मतलब वो मेमोरी को यूज करके कुछ ना कुछ वर्किंग इंप्लीमेंट कर रहा है, हम उसमें कुछ ना कुछ वर्किंग इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो वो ड्यूरेशन जितनी देर के लिए वेरिएबल मेमोरी के अंदर रहता है, वो कहलाता है लाइफ टाइम ऑफ अ वेरिएबल। सेकेंड जो पॉइंट है, दैट इज विजिबिलिटी ऑफ अ वेरिएबल। विजिबिलिटी का मतलब ये होता है कि हमने जो वेरिएबल क्रिएट किया है, हम उसे कहाँ पर काम में ले सकते हैं, हम उसे कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने फंक्शंस का टॉपिक कवर किया है। फंक्शंस के ब्लॉक के अंदर हमने कई तरीके के वेरिएबल्स को काम में लिया है। फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स जिन्हें हम कहते हैं, या नॉर्मल वेरिएबल्स भी हमने क्रिएट किए हैं फंक्शन के अंदर। अब जो वेरिएबल किसी एक ब्लॉक के अंदर क्रिएट किया गया है, आप उसे बाहर काम में नहीं ले सकते। तो विजिबिलिटी का मतलब ये है कि आपने जितने भी वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं, हम उन्हें कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं, वो कहलाता है विजिबिलिटी। और कितनी देर के लिए वेरिएबल हमारी मेमोरी के अंदर प्रेजेंट है, वो कहलाता है लाइफ टाइम ऑफ अ वेरिएबल। और इन दोनों टर्मिनोलॉजी से मिलके बनता है हमारा स्कोप। स्कोप का मतलब ही यही है कि कितनी देर के लिए और कहाँ पर वेरिएबल प्रेजेंट होगा।
अब यहाँ पे स्टोरेज क्लासेस का जो हमारा टॉपिक है वो इसी स्कोप वाले पार्ट से कनेक्टेड है। कैसे है और कैसे चीजें डिफर करती है वो हम आगे पूरा एक टैब्लो फॉर्मेट में देखने वाले हैं। लेकिन किसी भी पॉइंट के अंदर या इन दो टर्म्स के अंदर आपको कंफ्यूजन है तो आप अभी पूछ लीजिए। अब जैसे कि मैंने आपको कहा कि स्टोरेज क्लासेस जो होती है हमारी वो सारी डिपेंडेंट होती है इस स्कोप टर्मिनोलॉजी पे। अब स्टोरेज क्लासेस जो है हमारे पास में वो 4 टाइप्स की होती हैं, ऑटोमेटिक, रजिस्टर, स्टैटिक एंड एक्सटर्नल। अब इन चारों टर्मिनोलॉजीज में या चारों क्लासेस के अंदर क्या डिफरेंस है ये तो हम आगे टैबलो फॉर्मेट में देखने वाले हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेरेशन के स्टेटमेंट की बात करते हैं तो अभी तक तो हमने इस तरीके का कोई कंसेप्ट काम में लिया ही नहीं है। हम तो सिर्फ क्या करते थे, हमारे डेटा टाइप लिखते थे और उसके बाद लिख देते थे हमारे वेरिएबल का नाम। बस हमारा जो वेरिएबल है वो एग्जिस्टेंस में आ जाता था। लेकिन यहाँ पर जो ये डेटा टाइप होता है, इस डेटा टाइप से पहले हमें यहाँ पे स्टोरेज क्लास को मेंशन करना होता है। लेकिन अभी तक तो ऐसा किया ही नहीं, तो फिर प्रोग्राम्स कैसे काम कर रहे हैं? तो जब भी वेरिएबल डिक्लेरेशन में हम किसी भी तरीके का स्टोरेज क्लास पहले मेंशन नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो सी लैंग्वेज है वो ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास को कंसिडर करके काम करती है। तो एक्चुअली में वेरिएबल डिक्लेरेशन का जो स्टेटमेंट होना चाहिए वो कुछ इस तरीके का होना चाहिए कि सबसे पहले आपको स्कोप लिखना होगा, उसके बाद लिखना होगा डेटा टाइप और उसके बाद लिखना होगा वेरिएबल नेम। अब यहाँ पे स्कोप लिखना कंपलसरी नहीं है, ठीक है, कंपलसरी नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन आर रिक्वायरमेंट हम चीजों को चेंज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आपने काम में लिया है तो उसके अकॉर्डिंग ये काम करेगा, अगर नहीं किया है तो बाय डिफॉल्ट ये ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास को कंसिडर करके काम करता है। अब हर क्लास के रिलेटेड में थोड़ा अपना अलग अलग वर्किंग है। तो ये तो हमारा बेसिक वेरिएबल डिक्लेरेशन का सिंटेक्स है जैसे हम लोगों ने अभी देखा है। बस डेटा टाइप से जस्ट पहले हमें स्कोप को मेंशन कर देना है, यानी कि इन चारों स्टोरेज क्लासेस में से किसी एक को हमें काम में लेना है। तो अब एक्चुअली में ये क्लासेस कैसे काम करती है, पहले हम इन सब के बीच के डिफरेंसेस देखने वाले हैं, उसके बाद हम प्रोग्रामेटिकली इन पे वर्किंग इम्प्लीमेंट करेंगे। देखिए, कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं यहाँ पे हर एक क्लास के अंदर। तो यहाँ पे मैंने एक टैबलो फॉर्मेट रेडी कर दिया है। अगर आपके पास में भी क्वेश्चन आता है तो आपको इसी तरीके से एक्सप्लेन करना है। अगर सिर्फ प्रॉपर क्वेश्चन कहा गया डिस्क्राइब ब्रीफली तो आप पॉइंट्स के अंदर या बुलेट फॉर्मेट में लिख सकते हैं, और अगर डिफरेंशिएट करने के लिए कहा गया है तो इसी तरीके से आपको आंसर करना है जैसे मैंने इस डॉक्यूमेंट में मेंशन किया है। अब देखिए, यहाँ पे स्टोरेज क्लासेस है या जो स्कोप है, स्कोप के लिए 4 अलग क्लासेस तो हमारे पास में अवेलेबल है। लेकिन हर एक स्टोरेज क्लास जो होती है वो एक स्पेसिफिक कीवर्ड को काम में लेती है वर्किंग इम्प्लीमेंट करने के लिए। जैसे इफ, स्विच, फॉर, व्हाइल, डू व्हाइल, जिस तरीके के हमारे पास में कीवर्ड है उसी तरीके के हमारे पास में 4 और कीवर्ड्स अवेलेबल हैं रिलेटेड टू द स्कोप ऑफ अ वेरिएबल। तो ऑटोमेटिक क्लास जो है वो ऑटो कीवर्ड को काम में लेती है, जो रजिस्टर क्लास है वो रजिस्टर कीवर्ड को काम में लेती है, जो स्टैटिक क्लास है वो स्टैटिक कीवर्ड को काम में लेती है, और जो एक्सटर्नल क्लास है वो एक्सटर्न कीवर्ड को काम में लेती है। अब इनमें क्या क्या डिफरेंस है, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डिक्लेरेशन की। डिक्लेरेशन मतलब वेरिएबल एग्जिस्टेंस में आने वाला है। तो अगर हम यहाँ पे किसी भी तरीके के वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं इन अ कंस्ट्रक्ट, इन अ ब्लॉक या फिर किसी एक फंक्शन के अंदर, तो हम जब किसी भी तरीके का स्कोप को मेंशन नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो ऑटोमेटिक क्लास होता है। तो अभी तक हमने जितने भी प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट किए हैं उनमें हमने जितने भी वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं वो बाय डिफॉल्ट सारे वेरिएबल्स हैं ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास को बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि हर बारी एक ब्लॉक के अंदर ही हमने काम किया है, हर बारी हमने मेन के अंदर ही वेरिएबल्स को क्रिएट किया है। अगर फंक्शन से रिलेटेड वर्किंग करिए तो फंक्शन के अंदर वेरिएबल क्रिएट किया है, कहीं और पे किसी भी तरीके से हमने डिक्लेरेशन नहीं किया, ब्लॉक के अंदर ही हमेशा वो आया है। तो अभी तक के जितने भी वेरिएबल्स हैं बाय डिफॉल्ट दे आर ऑटोमेटिक। अब डिफरेंस क्या है वन बाय वन हम देखेंगे, लेकिन पहले हर एक क्लास का इंडिविजुअल डिस्क्रिप्शन।
जब भी हम यहाँ पे वेरिएबल्स को क्रिएट करते हैं तो हमेशा से मैंने आपको यही बताया है कि रैम के अंदर हमारे पास में जाके स्टोरेज होती है। तो अगर यहाँ पे ऑटो कीवर्ड को यूज करके या बिना किसी कीवर्ड को यूज करके हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो वो रैम के अंदर जाके ही मेमोरी को ऑक्यूपाई करेगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर ही जाएगा, जैसे अभी तक हमने वर्किंग इम्प्लीमेंट की है बिल्कुल वैसे। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है दैट इज द डिफॉल्ट वैल्यू। अगर हम यहाँ पे ऑटो कीवर्ड को यूज करके ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास का एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो ये क्लास डिसाइड करती है कि वेरिएबल के अंदर किस तरीके की डिफॉल्ट वैल्यू जाके असाइन होगी। तो अगर हम यहाँ पे किसी भी तरीके का ऑटो टाइप का वेरिएबल क्रिएट करते हैं, ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास का वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट उनके अंदर गार्बेज जाके स्टोर होता है। अब क्यों होता है? क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट इस क्लास को बिलोंग कर रहे होते हैं। तो गार्बेज में अब किसी भी तरीके की वैल्यू हो सकती है। तो बहुत टाइम पहले जब गार्बेज का कंसेप्ट मैंने आप लोगों को बताया था तो कुछ लोगों ने कहा था कि ऐसा क्यों होता है, गार्बेज ही क्यों जाता है? वो इसलिए जाता है क्योंकि बाय डिफॉल्ट जब भी हम वेरिएबल्स को क्रिएट करते हैं तो वो ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास को बिलोंग कर रहे होते हैं, इसी वजह से उनके अंदर गार्बेज वैल्यू जाके स्टोर होती है। नेक्स्ट जो यहाँ पे पॉइंट है दैट इज अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी का मतलब ये है कि हम कहाँ कहाँ पे वेरिएबल को यूज कर सकते हैं, आप इसको विजिबिलिटी भी कंसिडर कर सकते हैं। जब हमने एक वेरिएबल को किसी कंस्ट्रक्ट या ब्लॉक या किसी फंक्शन के अंदर क्रिएट किया है तो हम उसी के अंदर उसको रीड कर सकते हैं और उसी के अंदर उसको राइट कर सकते हैं, मतलब printf और scanf। तो अगर किसी ब्लॉक के अंदर वेरिएबल क्रिएट किया है तो सिर्फ वहीं पे ही उसे हम एक्सेस कर सकते हैं, उस पे वर्किंग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है दैट इज लाइफ टाइम। लाइफ टाइम का मतलब ये है कि जहां पर इसे क्रिएट किया गया है किसी एक ब्लॉक के अंदर, किसी एक फंक्शन के अंदर, किसी एक कंस्ट्रक्ट के अंदर अगर इसे हम क्रिएट करते हैं तो वहां पे वो एक्सेसिबल है। लेकिन कब तक एक्सेसिबल है? जब तक वो फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है। मतलब अगर मैंने मेन के अंदर कोई वेरिएबल क्रिएट किया है तो वो वेरिएबल तब तक हमारी मेमोरी में रहेगा जब तक मेन का एग्जीक्यूशन खत्म नहीं हो जाता। अगर किसी फंक्शन के अंदर मैंने कोई वेरिएबल क्रिएट किया है, जैसे कि कल हमने एग्जांपल किया था परसेंटेज वाला, तो परसेंटेज के लिए पीआर नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया था। अब वो जो वेरिएबल है वो सिर्फ उस परसेंटेज फंक्शन के अंदर ही एक्सेसिबल है और वो सिर्फ तब तक एग्जिस्ट करेगा जब तक वो फंक्शन एग्जीक्यूशन में है। जैसे ही फंक्शन का एग्जीक्यूशन खत्म हो गया वैसे ही वो वेरिएबल भी मेमोरी में से हमारा वो गार्बेज वैल्यू को अब स्टोर करने लग जाएगा, उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। तो विद इन अ फंक्शन हम जब तक फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है तब तक ही वो एग्जिस्ट करेगा। अब यहाँ पे लास्ट पार्ट जो है दैट इज डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स का मतलब ये होता है कि हम इस ऑटो कीवर्ड को यूज करके कितने तरीके के वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं। तो लगभग हमारे पास में जितने भी डेटा टाइप्स अवेलेबल हैं लाइक इंटीजर, फ्लोट, डबल, लॉन्ग, कैर, हम उन सभी टाइप के डेटा टाइप्स को यूज करके ऑटो टाइप का ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास का वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर हम चाहें तो यहाँ पे एरे भी ऑटो टाइप का क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे हमने कुछ इस तरीके का स्टेटमेंट लिखा है लाइक फॉर एग्जाम्पल ऑटो एंड इंट नम मैंने यहाँ पे लिखा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब ये वेरिएबल जिस ब्लॉक के अंदर क्रिएट किया गया है, लेट्स अज्यूम कि यहाँ पे मैंने एडिशन नाम का एक फंक्शन क्रिएट किया है जिसके अंदर मैंने इस वेरिएबल को क्रिएट किया है, ठीक है। अब आपको कहा जाएगा कि इस स्टेटमेंट से आप क्या समझ सकते हो, तो आपको यहाँ पे सिर्फ इस वेरिएबल डिक्लेरेशन को स्टेटमेंट को देखना है, चाहे ऑटो लिखा हुआ हो या नहीं लिखा हुआ हो। इसका मतलब ये है कि ये रैम में जाके स्टोर होगा। बाय डिफॉल्ट इसके अंदर गार्बेज वाली होगी। क्यों होगी? क्योंकि ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास ये कहती है कि बाय डिफॉल्ट गार्बेज यानी कि डमी वैल्यू आपको स्टोर करना है। अब यहाँ पे इंट की जगह कैर, फ्लोट, लॉन्ग, डबल कुछ भी हो सकता है। सारे टाइप के डेटा टाइप्स यहाँ पे अलाउड होते हैं। और ये जो अब नम वेरिएबल हमने क्रिएट किया है ये सिर्फ तब तक मेमोरी में एग्जिस्ट करेगा जब तक ये एडिशन फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है। जैसे ही फंक्शन का एग्जीक्यूशन खत्म वैसे ही इस मेमोरी का इस वेरिएबल का एग्जिस्टेंस भी खत्म। और इस नम वेरिएबल को हम कहीं और पे काम में नहीं ले सकते क्योंकि इसे एक ब्लॉक में क्रिएट किया गया है और ये एक ब्लॉक के अंदर ही एक एक्सेस किया जा सकता है।
चाहे रीड हो यानी कि स्कैनफ हो, चाहे राइट हो यानी कि प्रिंटफ हो, तो कुछ भी हो सकता है, तो सिर्फ इसी ब्लॉक के अंदर ही होगा। और ये सारी चीजें हमें पता चलती हैं सिर्फ इस वेरिएबल डिक्लेरेशन स्टेटमेंट से। और ये सारी चीजें तब वैलिड है जब आपने ऑटो टाइप को यानी कि ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास को यूज करके वेरिएबल क्रिएट किया है। अब यहाँ पे अगर मैं ऑटो नहीं भी लिखूं तो बाय डिफॉल्ट जो सी लैंग्वेज है वो ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास को कंसिडर करती है। इसी वजह से अभी तक जो हमने वर्किंग इम्प्लीमेंट करी है वहां पे गार्बेज वैल्यू ही आ रही थी, सारे वेरिएबल्स रैम में जाके ही स्टोर हो रहे थे और ब्लॉक के बाहर हम उन्हें एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। दैट इज ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास। अब किसी भी पॉइंट में आपको कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। All right, moving on with the next class that we have is register. अब यहाँ पे रजिस्टर स्टोरेज क्लास के लिए जो कीवर्ड हमें प्रोवाइड करवाया गया है वो रजिस्टर ही है। और इस स्टोरेज क्लास के जो वेरिएबल्स होते हैं वो भी हमें किसी ना किसी ब्लॉक या फंक्शन या कंस्ट्रक्ट के अंदर ही क्रिएट करने हैं। हम कहीं पे भी अपनी मर्जी से बाहर इसको क्रिएट नहीं कर सकते। कोई फंक्शन होगा, कोई ब्लॉक होगा, उसके अंदर ही ये वेरिएबल्स क्रिएट होंगे। अब हम हमेशा ये कहते हैं कि वेरिएबल क्रिएट किया है तो मेमोरी में कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। मेमोरी मतलब कहाँ पे जाके वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा? तो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक होता है तो वो तो रैम पे वर्किंग करता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं हमारे प्रोसेसर की यानी कि सीपीयू की, तो उसके अंदर अलग अलग यूनिट्स हैं, लाइक कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट के अंदर अलग अलग तरीके के रजिस्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, रजिस्टर्स का मतलब जो हमें बेसिक कुछ वर्किंग इम्प्लीमेंट करके देते हैं। तो अगर हमने रजिस्टर कीवर्ड को यूज करके कोई वेरिएबल क्रिएट किया है तो वो क्या करेगा, वो रैम में नहीं, रैंडम एक्सेस मेमोरी में नहीं, बल्कि अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट के अंदर जो रजिस्टर अवेलेबल है उनके अंदर वो जाके वेरिएबल स्टोर होता है। अब इससे होगा क्या, इससे हमारा जो प्रोग्राम है वो फास्ट काम करेगा क्योंकि डायरेक्टली वो अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट के कांटेक्ट में है। वहीं से कैलकुलेशन किया, वहीं से रिजल्ट को जनरेट किया, तो प्रोग्राम जो है वो इनके कंपैरेटिवली थोड़ा सा फास्ट काम करता है। रजिस्टर वेरिएबल्स जो होते हैं वो भी बाय डिफॉल्ट गार्बेज को ही स्टोर करते हैं। तो अगर आपने वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू स्टोर करवा दी है तो अच्छी बात है, अगर नहीं करवाया है तो बाय डिफॉल्ट वो गार्बेज ही कंटेन करेगा। अब ऑटोमेटिक की तरह ही जो रजिस्टर वेरिएबल है, क्योंकि हमने उन्हें किसी एक ब्लॉक के अंदर क्रिएट किया है तो उस ब्लॉक के अंदर ही हम उसे रीड और राइट कर सकते हैं, यानी कि प्रिंटफ और स्कैनफ कर सकते हैं। ब्लॉक के बाहर हम उन्हें एक्सेस नहीं कर सकते। सेकेंड, अगेन लाइफ टाइम में बिल्कुल ऑटोमेटिक की तरह ही है। जिस फंक्शन के अंदर आपने इसे क्रिएट किया है, जब तक वो फंक्शन एग्जीक्यूशन में है सिर्फ तब तक ही ये वेरिएबल्स एग्जिस्ट करेंगे। फंक्शन के एग्जीक्यूशन के ओवर होते ही जो ये वेरिएबल्स हैं ये भी मेमोरी में से हट जाएंगे। अब यहाँ पर एक जो हमारे पास पे थोड़ा सा डिफरेंस आता है इस रजिस्टर और बाकी तीन क्लासेस के अंदर, वो ये है कि यहाँ पे डेटा टाइप्स को यूज करके थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन होता है। रिस्ट्रिक्शन क्या है? देखिए, जस्ट बिकॉज हमारे पास में 1 टेराबाइट का स्पेस है या 6 GB का स्पेस है तो सारी स्पेस को हम ऑक्यूपाई कर ले, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, रजिस्टर्स जो होते हैं वो हमें हर तरीके के डेटा टाइप के वेरिएबल क्रिएट करने की परमिशन नहीं देते हैं। सिर्फ इंटीजर और कैर टाइप यहाँ पे अलाउड है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि इंटीजर जो है वो 2 बाइट ऑक्यूपाई करता है और कैर जो है वो 1 बाइट ऑक्यूपाई करता है। और यहाँ पे हमारे पास में मल्टीपल या इनफाइनाइट वेरिएबल्स हम क्रिएट कर सके ऐसा नहीं है। मैक्सिमम आप 20 to 30 बाइट्स की मेमोरी जो होता है ये हमें अलाउ करता है कि इतने वेरिएबल हम क्रिएट कर सकते हैं। अगर उससे ज्यादा आपने वेरिएबल क्रिएट किए हैं, मतलब आपने कुछ ऐसे वेरिएबल्स क्रिएट कर लिए कि आप 60 या 80 बाइट्स की मेमोरी कंज्यूम हो रही, तो होगा क्या, जितने रजिस्टर के अंदर स्पेस अवेलेबल है उतना तो ये स्टोर कर देगा। उसके बाद क्या करेगा, जो बचे हुए वेरिएबल्स हैं ये उनको ऑटोमेटिकली रैम के अंदर शिफ्ट कर देता है, क्योंकि ये जितनी भी स्पेस है, जितना भी प्रोसेसर जो स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, ये सारी स्पेस हमें एलोकेट नहीं करता है। तो हम मैक्सिमम 10 या 15 वेरिएबल्स ही रजिस्टर को यूज करके क्रिएट कर सकते हैं। ज्यादा वेरिएबल क्रिएट करेंगे तो ज्यादा मेमोरी ऑक्यूपाई होगा, और जैसे ही ज्यादा मेमोरी ऑक्यूपाई होती है वैसे ही जितना स्पेस अवेलेबल है उतना तो ठीक है, उसके बाद ये रैम के अंदर उन वेरिएबल्स को शिफ्ट कर देता है।
तो ये एक हमारे पास में रजिस्टर का थोड़ा सा ड्रॉबैक है। यहाँ पे डबल टाइप के वेरिएबल या फ्लोट टाइप के वेरिएबल हम काम में नहीं ले सकते, क्योंकि उनका जो स्पेस है वो 4 बाइट, 8 बाइट या लॉन्ग किया तो फिर 10 बाइट, कुछ इस तरीके से वो ऑक्यूपाई करते हैं स्पेस। तो ये प्रॉब्लम आएगा। रजिस्टर के अंदर सिर्फ इन और कैर टाइप ही हमारे पास में अलाउड है, क्योंकि ये कम मेमोरी कंज्यूम करते हैं। सो दैट्स हाउ रजिस्टर वेरिएबल्स वर्क। अब यहाँ पे भी मान लीजिए किसी फंक्शन के अंदर या किसी ब्लॉक के अंदर हमने क्रिएट किया है, तो यहाँ पर अब हमें रजिस्टर जो है वो लिखना पड़ेगा। ऑटोमेटिक जो है वो डिफॉल्ट काम करता है, लेकिन अगर किसी और क्लास का वेरिएबल हम क्रिएट कर रहे हैं तो डेटा टाइप से पहले हमें हमारा स्टोरेज क्लास का नेम लिखना होगा, उसके बाद डेटा टाइप फॉलोड बाय अ वेरिएबल। अब अगर इस स्टेटमेंट से आपको पूछा जाए कि आप क्या-क्या डिड्यूस कर सकते हो, तो यहाँ पे अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट के अंदर जो रजिस्टर प्रेजेंट है, वहाँ पे ये वेरिएबल जाके स्टोर होगा। 2 बाइट्स की मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा है, बाय डिफॉल्ट इसके अंदर गार्बेज है। अब क्योंकि इसे एक ब्लॉक के अंदर या एक कंस्ट्रक्ट के अंदर क्रिएट किया गया है, तो सिर्फ हम इसे यहीं पे यूज कर सकते हैं, कहीं बाहर इसको यूज नहीं कर सकते। यहीं पे रीड और यहीं पे राइट हो सकता है। सो दैट्स हाउ द रजिस्टर स्टोरेज क्लास वर्क्स। अब यहाँ पे किसी भी पॉइंट के अंदर किसी को कुछ कंफ्यूजन? नेक्स्ट क्लास जो है हमारे पास में दैट इज स्टैटिक स्टोरेज क्लास। अब जो स्टैटिक स्टोरेज क्लास है, अगर हमें उसका वेरिएबल क्रिएट करना है तो जो कीवर्ड हमारे पास में अवेलेबल है दैट इज स्टैटिक। और स्टैटिक स्टोरेज क्लास के जो वेरिएबल्स है उन्हें भी हमें किसी ना किसी तरीके के ब्लॉक या फंक्शन के अंदर ही क्रिएट करना है। अपनी मर्जी से कहीं पे भी प्रोग्राम के अंदर हम क्रिएट नहीं कर सकते कि हेडर फाइल्स लिखी, हेडर फाइल्स के स्टेटमेंट्स के बीच में वेरिएबल लिख दिया, नहीं, ऐसे नहीं होता है। बिल्कुल रजिस्टर और ऑटोमेटिक क्लास की तरह ही हमें स्टैटिक क्लास के वेरिएबल्स को क्रिएट करना है विद इन अ कंस्ट्रक्ट और अ ब्लॉक और अ फंक्शन। अब जो स्टैटिक टाइप के वेरिएबल्स होते हैं ये ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास की तरह ही रैम के अंदर जाके स्टोर होते हैं। सिर्फ रजिस्टर के जो वेरिएबल्स होते हैं वो अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट में जाके सेव होंगे, रजिस्टर्स के अंदर जो अलग अलग तरीके के रजिस्टर्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। बाकी तीनों कैटेगरीज की जो वेरिएबल्स है वो रैम के अंदर जाके ही स्टोर होते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास में डिफॉल्ट वैल्यू में थोड़ा सा चेंज है। अगर हम स्टैटिक स्टोरेज क्लास को यूज करके यानी कि स्टैटिक कीवर्ड को यूज करके अगर कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं, तो अब इस केस के अंदर हमारे वेरिएबल्स में गार्बेज वैल्यू नहीं जाएगी। बाय डिफॉल्ट वहां पर 0 स्टोर होता है। ठीक है, तो अगर हम असाइनमेंट करते हैं तो वो वैल्यू उनके अंदर जाके स्टोर हो जाएगी। अगर असाइनमेंट नहीं किया है तो अब वेरिएबल जो है वो बाय डिफॉल्ट 0 कंटेन करेगा। अब यहाँ पर जो हमारे स्टैटिक वेरिएबल्स हैं, क्योंकि हमने किसी न किसी ब्लॉक के अंदर उन्हें क्रिएट किया है, तो उस ब्लॉक के अंदर ही हम उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। उस ब्लॉक के बाहर या उस फंक्शन के बाहर उन्हें एक्सेस करना पॉसिबल नहीं। अब यहाँ पे इनके लाइफ टाइम के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है और इस डिफरेंस को ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जब भी स्टैटिक वेरिएबल हमारा एग्जिस्टेंस में आता है, मैं ये कह रही हूँ कि एक फंक्शन के अंदर क्रिएट है, फंक्शन के अंदर ही एक्सेसिबल है, लेकिन ये जो वेरिएबल है ये कब तक मेमोरी में रहेगा? जब तक हमारा प्रोग्राम जो है, जो हमारा प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूशन उसका कंप्लीट नहीं हो जाता। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया है इसके अंदर एडिशन वाले फंक्शन के अंदर, ठीक है, स्टैटिक कीवर्ड को यूज करके। अब इस स्टैटिक कीवर्ड को यूज करके जो नम वेरिएबल मैंने क्रिएट किया है वो इस ब्लॉक के एग्जीक्यूशन के साथ खत्म नहीं होगा। जब तक हमारा प्रोग्राम रनिंग स्टेट में है यानी कि मेन का एग्जीक्यूशन चल रहा है, तब तक हमारा स्टैटिक वेरिएबल जो है वो एग्जिस्टेंस में रहता है। अब यहाँ पे मल्टीपल फंक्शन कॉल्स में इस नम को हम काम में ले सकते हैं, क्योंकि जब तक प्रोग्राम चल रहा है तब तक ये एग्जिस्टेंस में है। यानी कि अगर मैंने इस नम की वैल्यू के अंदर 1 लिखा है, कुछ कैलकुलेशन करवाने के बाद फिर इसको मैंने +1 कर दिया तो 2 हो जाएगी इसकी वैल्यू। अब अगर मैं दोबारा से एडिशन फंक्शन को कॉल करती हूँ, ये दोबारा से डिक्लेरेशन और दोबारा से इनिशियलाइजेशन नहीं करेगा। स्टैटिक वेरिएबल्स का डिक्लेरेशन सिर्फ एक बार होता है, मेमोरी में ये सिर्फ एक बार जाके एग्जिस्टेंस में आते हैं और तब तक एग्जिस्ट करेगा
जब तक हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं हो जाता। तो ये एक मेजर डिफरेंस है ऑटोमेटिक रजिस्टर और स्टैटिक वेरिएबल्स के अंदर। फंक्शन के एग्जीक्यूशन के खत्म होने के साथ साथ स्टैटिक वेरिएबल्स मेमोरी में से नहीं हटते हैं। जब तक हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है तब तक वो वेरिएबल एग्जिस्ट करता है। अब ऑटोमेटिक की तरह ही स्टैटिक वेरिएबल्स में भी हमारे पास में हर तरीके के डेटा टाइप्स अलाउड है। इंट, कैर, फ्लोट, लॉन्ग, डबल, चाहे तो हम स्टैटिक टाइप का एक एरे भी क्रिएट कर सकते हैं, वो भी ऑप्शन हमारे पास में अवेलेबल है। तो अगर मैंने यहाँ पे स्टैटिक इंट नम कुछ इस तरीके का ऑप्शन लिखा है तो इसका मतलब ये है कि चाहे मैं एडिशन फंक्शन को एक बार ही कॉल करूं, 10 टाइम्स, 50 टाइम्स या 100 टाइम्स कॉल करूं, जो नम नाम का वेरिएबल है वो सिर्फ एक बार मेमोरी के अंदर एग्जिस्टेंस में आएगा। बाय डिफॉल्ट इसके अंदर 0 एज अ वैल्यू प्रेजेंट होगी और ये तब तक मेमोरी में है जब तक मेन हमारा एग्जीक्यूशन करना खत्म नहीं कर देता। दैट इज स्टैटिक स्टोरेज क्लास। इम्प्लीमेंटेशन हम सबका देखेंगे तब आपको और क्लियर हो जाएगा कि कैसे ये काम कर रहा है बिटवीन डिफरेंट फंक्शंस। आई होप थ्योरेटिकल पार्ट में स्टैटिक में किसी को कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है तो आप पूछ सकते हैं। Moving to the next and the last class, that is external. External के लिए जो हम यहाँ पे कीवर्ड काम में लेते हैं that is extern। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है डिक्लेरेशन वाले पार्ट के अंदर। ऑटोमेटिक रजिस्टर और स्टैटिक की अगर हम बात करते हैं तो इन तीनों टाइप के वेरिएबल्स को हमें किसी ना किसी ब्लॉक के अंदर या फंक्शन के अंदर क्रिएट करना पड़ता है, यानी कि मेन के अंदर, इफ के अंदर, फॉर के लूप के अंदर या किसी फंक्शन के अंदर क्रिएट करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं एक्सटर्न के वेरिएबल की तो किसी भी ब्लॉक के अंदर एक्सटर्न को यूज करके वेरिएबल्स क्रिएट नहीं होते हैं। हमेशा ब्लॉक के बाहर ही हमें वेरिएबल को क्रिएट करना पड़ता है, यानी कि हमारा जो मेन का ब्लॉक होगा या जो हमारा एडिशन फंक्शन का कंस्ट्रक्ट है, जो भी ब्लॉक हम काम में ले रहे हैं उस ब्लॉक के बाहर अगर हम किसी तरीके के वेरिएबल को क्रिएट करते हैं तो वो कहलाता है हमारा एक्सटर्नल टाइप का वेरिएबल। एक्सटर्नल क्यों? क्योंकि ब्लॉक के बाहर क्रिएट किया गया है, तो बाहर का मतलब तो एक्सटर्नल ही है। तो इस तरीके के जो वेरिएबल्स हैं ब्लॉक के बाहर, ये कहलाते हैं एक्सटर्नल टाइप के वेरिएबल्स। ठीक है, तो ब्लॉक के अंदर इन्हें हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं। अब जो एक्सटर्नल टाइप के वेरिएबल्स होते हैं ये भी बाय डिफॉल्ट जो है वो रैम के अंदर जाके स्टोर होते हैं। रजिस्टर में तो सिर्फ रजिस्टर वाला पार्ट ही काम करता है और स्टैटिक की ही तरह एक्सटर्नल टाइप के वेरिएबल्स के अंदर भी बाय डिफॉल्ट जो है वो 0 एज अ वैल्यू जाके स्टोर होता है। अब यहाँ पर स्टैटिक, रजिस्टर और ऑटोमेटिक में थोड़ा सा हमारे पास में ब्लॉक का रिस्ट्रिक्शन होता है, यानी कि अगर एक ब्लॉक के अंदर इन्हें क्रिएट किया गया है तो उसी ब्लॉक में आप इनको काम में ले सकते हैं। लेकिन अगर हम एक्सटर्नल की बात करते हैं तो एक्सटर्नल तो ब्लॉक के अंदर है ही नहीं, ये तो ब्लॉक के बाहर क्रिएट किया गया है। तो जब भी किसी भी वेरिएबल को हम एक ब्लॉक के बाहर क्रिएट करते हैं, मान लीजिए मैंने इसे यहाँ पे क्रिएट किया है, तो अब इस स्टेटमेंट के बाद जितना भी कोड लिखा होगा, चाहे आपने 1 फंक्शन बनाया हो या 1000 फंक्शंस बनाए हो, उन सारे फंक्शंस के अंदर ये हमारा जो वेरिएबल है ये एक्सेसिबल होगा, यानी कि हम हमारे पूरे प्रोग्राम के अंदर एक्सटर्नल टाइप के वेरिएबल्स को काम में ले सकते हैं। तो ये एक डिफरेंस है एक्सटर्न में और बाकी तीनों क्लासेस के अंदर। अब यहाँ पे भी जो लाइफ टाइम है, सॉरी जो लाइफ टाइम है इसका वो स्टैटिक की तरह ही है, मतलब जब तक हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में है तब तक ये काम करेगा। लेट्स अज्यूम कि मैंने यहाँ पे 2 वेरिएबल क्रिएट किए हैं एक्सटर्नल टाइप के num1 एंड num2। अब उन पे कैलकुलेशन करवाने के लिए मैंने अलग अलग फंक्शन बनाए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलस। 5 फंक्शंस मैंने क्रिएट करे हैं और एक है मेरा मेन सारे फंक्शंस को कॉल करेगा और फिर रिजल्ट को जनरेट करके हमें प्रिंट करके देगा। तो अब यहाँ पे जो num1 और num2 है वो हमें उन सारे फंक्शंस के अंदर काम में लेने हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, मेन के ब्लॉक के पहले उन दोनों वेरिएबल को क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्न कीवर्ड।
अब क्योंकि उन्हें ब्लॉक के बाहर क्रिएट किया गया है, तो उस स्टेटमेंट डिक्लेरेशन के स्टेटमेंट के बाद जितनी भी चीजें लिखी होंगी उन सब में num1 और num2 को हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो किसी भी तरीके के फॉर्मल आर्गुमेंट या एक्चुअल आर्गुमेंट जैसा कंसेप्ट वहां पे नहीं काम करेगा, क्योंकि सब जगह वो वेरिएबल्स एक्सेस हो सकते हैं। एंड लास्टली एक्सटर्न टाइप के जो हमारे पास में वेरिएबल्स है, उन्हें भी हम किसी भी टाइप का बना सकते हैं। इट कैन बी कैरेक्टर और अ फ्लोट और अ लॉन्ग और अ डबल। So that is all about external storage class. तो आई होप चारों क्लासें कैसे काम कर रही हैं और क्या डिफरेंस है सबके अंदर, ये सबको समझ में आ गया है। किसी को कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं।